हम लोग संघ की कार्यपालिका पढ़ रहे थे, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पढ़ लिया गया है। अब आज हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री क्या है, कौन है, कैसे बन सकते हैं, इनके कार्य क्या हैं, क्या करता है ये सारी चीजें जानना है प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधान का मतलब होता है मुख्य, मंत्री का मतलब होता है मंत्री। मंत्रियों में जो प्रमुख होता है, मंत्रियों का जो प्रधान होता है, उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। तो हम संघ की बात कर रहे हैं, तो संघ की कार्यपालिका पढ़ रहे हैं। तो जैसे केंद्र या संघ का संवैधानिक प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। संघ का संवैधानिक प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के नाम पर संघ का शासन चलता है। हाँ, संघ का शासन राष्ट्रपति के नाम पे चलता है। लेकिन प्रशासनिक प्रमुख जो होता है या वास्तविक शक्ति का प्रयोगकर्ता जो होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक, तो संवैधानिक प्रधान कौन हुआ? राष्ट्रपति हुआ। संघ का शासन उसके नाम पे चल रहा है। और प्रशासनिक प्रधान या वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जो राष्ट्रपति की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है या व्यवहारिक उपयोग करता है, वो प्रधानमंत्री करता है। तो आपने पीछे हमने बताया है, फिर से जान लीजिए। अनुच्छेद 75(1) के तहत ये कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। किसको नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसको नियुक्त करेगा? तो उसमें कई कंडीशन बनती हैं। जैसे अगर प्रधानमंत्री के लिए क्या है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो, जरूरी नहीं वो राज्यसभा का सदस्य हो। प्रधानमंत्री वो भी व्यक्ति बन सकता है जो किसी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि 6 माह के भीतर उसको सदन की सदस्यता ले लेनी है। अब बनता कैसे है? तो लोकसभा का जब चुनाव होता है तो उसमें जो बड़ा दल होता है, जिसको ज्यादा सीटें मिली होती हैं, ज्यादा सीटों का मतलब है कि जो संविधान में निर्धारित सीटें हैं वो नहीं, जितनी सीटों पे चुनाव हुआ है। जैसे 550 सीटें हैं भारतीय संविधान में लोकसभा की। मान लीजिए 500 सीटों पे चुनाव हुआ, तो जो 250 धन 1, आधे से एक ज्यादा 251 सीटें जो पाएगा वो दल बहुमत का होगा। तो उस दल का जो प्रमुख नेता होगा उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया करेगा राष्ट्रपति। लेकिन समस्या ये आती है कि मान लीजिए बहुमत दल नहीं है, मान लीजिए किसी भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, तब क्या होगा? तब ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है, स्वविवेक का प्रयोग करता है, और बहुमत जिसको उसको लगता है कि बड़ा दल है, तो किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। लेकिन वहां शर्त यह है कि उस व्यक्ति को 1 महीने के भीतर अपना विश्वास मत साबित करना होता है कि हमारे पास विश्वास, आधे से ज्यादा सांसद हमारे साथ हैं, ये साबित करना होगा, उसी को नियुक्त कर सकता है। ठीक, तो कितने में? 1 माह के भीतर उसे विश्वास मत हासिल करना होगा। 1997 में एक निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन शर्त ये है कि 6 महीने के भीतर उसे संसद की सदस्यता ले लेनी होगी। 2 व्यक्ति, राजीव गांधी और गुजराल एक थे, ये 2 लोगों ने राज्यसभा सदस्य थे। ठीक, और राजीव गांधी जब बने थे तो कोई किसी सदन के सदस्य, इंदिरा गांधी जब बनी थी तो किसी सदन की सदस्य नहीं थी। तो उनके लिए यही आया कि 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए, चाहे लोकसभा का हो जाए, चाहे राज्यसभा का हो जाए। जरूरी नहीं कि व्यक्ति प्रधानमंत्री जो बनता है वो लोकसभा का ही हो, राज्यसभा से भी बन सकता है। मनमोहन सिंह बने थे, इंदिरा गांधी बनी थी, तो कुछ लोग बने हैं। तो ये हुआ, लेकिन उनको लोकसभा का बहुमत प्राप्त होना चाहिए, चाहे जिस सदन से बने, लोकसभा का बहुमत प्राप्त होना चाहिए। तो 3 व्यक्ति हैं, इंदिरा गांधी, एच डी देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। ये 3 लोग राज्यसभा से थे, लेकिन प्रधानमंत्री बने। ठीक, अब ये कौन बन सकता है ये बताइए। फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ, तो प्रधानमंत्री पद की शपथ जो है कौन दिलाएगा? तो जितने मंत्री होते हैं और जितने प्रधानमंत्री होते हैं, जितने मंत्री होते हैं और उनका मुखिया जो प्रधानमंत्री एक होता है, इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। मंत्रियों को या प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने इनको शपथ लेनी होगी। ध्यान दीजिएगा, जब प्रधानमंत्री लोकसभा सांसद है तब उसको शपथ कौन दिलाएगा? लोकसभा अध्यक्ष दिलाएगा। लेकिन जब वो मंत्री के रूप में या प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेगा तो उसे शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बन रहा है। मंत्री जितने हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बन रहे हैं।
हाँ, प्रसाद पर्यंत का ये मतलब नहीं कि राष्ट्रपति जब चाहे हटा दे। अगर उसको बहुमत प्राप्त है तो राष्ट्रपति हटा नहीं पाएगा। लेकिन अगर बहुमत नहीं प्राप्त है, अब राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है या बर्खास्त कर सकता है, नहीं तो 1 माह के भीतर वो विश्वास पारित करें, अपना साबित करें। ये हुआ। अब पदावधि। तो प्रधानमंत्री की पदावधि कितनी होती है? तो नॉर्मली ये है कि जब तक उसको लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। लोकसभा का विश्वास नहीं प्राप्त है, तो नहीं। लेकिन सामान्यतः जो लोकसभा होती है 5 साल के लिए होती है। तो जो प्रधानमंत्री बनता है, अगर उसको बहुमत प्राप्त है, तो सामान्यतः उसका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होता है। ठीक? लेकिन उसके पहले कब हट सकता है? तो राष्ट्रपति प्रसाद प्रधान मतलब लोकसभा में अगर बहुमत खो दे रहा है, तो वो पद से हट सकता है। मृत्यु हो गई, तब हट सकता है। त्यागपत्र दे दिया, तो त्यागपत्र जब प्रधानमंत्री देगा, तो उसके साथ-साथ पूरी मंत्रिपरिषद खत्म हो जाती है। अगर मंत्री त्यागपत्र दे रहा है, तो मंत्रिपरिषद बची रहेगी, लेकिन प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे रहा है, पूरी मंत्रिपरिषद खत्म हो जाती है, बर्खास्त हो जाती है। ठीक? अब प्रधानमंत्री को वेतन कितना मिलता है? तो प्रधानमंत्री को कोई वेतन नहीं मिलता। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलता। प्रधानमंत्री को सांसद पद के लिए वेतन भत्ते मिलते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे लोकसभा अध्यक्ष को किसके रूप में वेतन मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं, सांसद के रूप में। उसी तरीके से प्रधानमंत्री को भी प्रधानमंत्री के रूप में वेतन भत्ते नहीं प्राप्त होते। किसके रूप में प्राप्त होते हैं? सांसद के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक? 75(2) कहता है कि जितने भी मंत्री हैं, ये व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? राष्ट्रपति के। क्यों? क्योंकि इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है इनकी? प्रधानमंत्री का वो राष्ट्रपति कर रहा है। लेकिन जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। बिना प्रधानमंत्री की सलाह के नहीं कर सकता। मामला समझ में आ रहा है? तो 75(2) कहता है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? राष्ट्रपति के। लेकिन 75(3) कहता है कि मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? लोकसभा के। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। 75(3) कहता है। ठीक? 75(4) कहता है जितने मंत्री हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, ये सब शपथ किसके सम्मुख लेंगे? राष्ट्रपति के सम्मुख लेंगे। 75(4) कहता है। 75(5) कहता है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसके लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, वो मंत्री बन सकता है। लेकिन शर्त ये है कि 6 माह के भीतर उसको किसी भी सदन की सदस्यता ले लेनी होगी। समझ में आ रहा है? कौन बन सकता है? अब प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या है? क्या काम करता है? इनकी शक्ति क्या है? ठीक? तो पहला काम करता है कि नियमतः ये देखा जाए कि प्रधानमंत्री की शक्ति क्या है, तो संविधान में प्रधानमंत्री की शक्ति का वर्णन है ही नहीं। प्रधानमंत्री की कोई शक्ति नहीं है। लेकिन जितनी शक्ति राष्ट्रपति की है, उसका व्यावहारिक रूप से प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ विशेष कोई है नहीं, लेकिन राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का व्यावहारिक रूप से प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक? हो गया इतना? तो मंत्रिपरिषद के रूप में। अब देखिए तो प्रधानमंत्री का काम क्या है? तो जैसे मंत्री होते हैं जितने, इनको यही पहली चीज़ तो जितने मंत्री हैं उनका मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री है। ठीक? ये हो गया। तो प्रधानमंत्री को जब राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री जिसको कहेगा उसी को मंत्री नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। पहला काम समझ में आ रहा है? मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देना, पहला काम हो गया। प्रधानमंत्री का काम क्या हो रहा है? कि कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा, ये कौन निर्धारित करेगा? शपथ तो राष्ट्रपति दिलाएगा, लेकिन निर्धारित कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री बताएगा कि कौन-कौन मंत्री बनेगा, कौन-कौन नहीं बनेगा। क्लियर हुआ? फिर अगर मंत्री बन गए, तो फिर उसमें कौन कैबिनेट मंत्री होगा, कौन स्वतंत्र, ये इसका निर्धारण करेगा। किसको कौन-सा मंत्रालय, कौन-सा विभाग देना है, ये प्रधानमंत्री बाँटेगा। अब यहाँ राष्ट्रपति का काम शपथ दिलाना है बस। उसके बाद मंत्रालय का बँटवारा, विभाग का बँटवारा कौन करेगा? प्रधानमंत्री। ठीक? मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है, मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि मंत्रियों का प्रधान है, मुखिया है ये। ठीक? और बैठक में उचित दिशा निर्देश देगा काम कैसे करना है, हम लोगों को काम कैसे करना है। अगर वो चाहेगा, प्रधानमंत्री चाहेगा तो किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है। अगर उसके इच्छानुसार कार्य नहीं हो रहा है, तो उसे त्यागपत्र मांग लिया। अगर वो तब भी नहीं दे रहा है, तो राष्ट्रपति से उसको बर्खास्त भी करवा सकता है। दोनों कंडीशन में, समझ में? जैसे कोई मंत्री है, प्रधानमंत्री के अनुसार नहीं काम कर रहा है, भाई त्यागपत्र दे दीजिए। अगर वो तब त्यागपत्र भी नहीं दे रहा है, तो राष्ट्रपति से कह के उनको बर्खास्त करवा देगा। ठीक है?
अगर पूरी कैबिनेट प्रधानमंत्री का कहना नहीं मान रही है, प्रधानमंत्री खुद इस्तीफा देके पूरी कैबिनेट बर्खास्त करा देगा। अगर पूरी कैबिनेट प्रधानमंत्री का कहना नहीं मान रही है, उसके आदेशों का पालन नहीं कर रही है, तब क्या होगा? प्रधानमंत्री खुद इस्तीफा देगा। जिससे पूरी कैबिनेट वो मंत्रिपरिषद वो खत्म हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी। ठीक है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद नीति निर्धारक होते हैं। नीति निर्धारक होते हैं। देखिए तो जब कभी कोई बड़ा मुद्दा होता है तो एक स्पेशल बैठक होती है मंत्रियों की, ना? वो निर्णय लेते हैं करना क्या है। भारत-पाकिस्तान का जब मैटर हुआ देखिए, बैठक हुई ना? तो एक होता है किचन कैबिनेट होता है। अब ये सब आप लोग नहीं सुने होंगे। संवैधानिक चीज़ नहीं है, गैर संवैधानिक है लेकिन होता है। तो जो केंद्र के सबसे मेन 20 खास-खास 15 से 20 खास मंत्री होते हैं एकदम, मोदी जी, अमित शाह, नितिन गडकरी जो मेन खास-खास होते हैं 10 से 15 मंत्री, इनको मुख्यालय में नहीं, किसी स्पेशल घर में प्रधानमंत्री घर पे नाश्ता पानी की व्यवस्था करके वहाँ पे मीटिंग जब बुला ली जाती है, उसे कहते हैं किचन कैबिनेट। जब स्पेशल या कोई विशेष बात करनी हो, गुप्त बात करनी हो, तो प्रधानमंत्री कार्यालय में ना करके जब कहीं किसी अपने घर बुला लेता है न्योता के माध्यम से, तब वो क्या है? किचन कैबिनेट कहलाता है। प्रधानमंत्री का एक मुख्यालय होता है, 1977 में प्रधानमंत्री का मुख्यालय कहा जाने लगा, उसके पहले दूसरा नाम था, ठीक? तो प्रधानमंत्री का मुख्यालय होता है, लेकिन ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। प्रधानमंत्री का मुख्यालय जो होता है, पीएम कार्यालय जिसको बोलते हैं, वो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और उसका मुखिया जो होता है, मुख्य सचिव होता है। जो प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो प्रधानमंत्री कार्यालय का अध्यक्ष होता है, मुख्य सचिव। तो आप जानते होंगे कि मुख्य सचिव जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री की जितनी शक्ति होती है, प्रशासन के क्षेत्र में मुख्य सचिव की उतनी शक्ति होती है। राज्यों में मुख्यमंत्री जितना ताकतवर होता है, प्रशासन के क्षेत्र में मुख्य सचिव उतना ही ताकतवर होता है। क्योंकि मुख्यमंत्री जो कहेगा, वो सचिव के माध्यम से ही कार्य होगा। सचिव जो आदेश करेगा, पूरी प्रशासन मंडली वही कार्य करेगी। समझ रहा है? इतना मामला समझ में आया, काम क्या है? हाँ? मतलब ये हुआ कि जितने मंत्री हैं, किसको मंत्री बनाना है, ये राष्ट्रपति से कहेगा, इनको मंत्री बना दीजिए, राष्ट्रपति उनको शपथ दिला देगा। उनको मंत्रालय आवंटित करेगा, ये मंत्रालय है आपका, उनको दिशा-निर्देश देगा, बैठकों की अध्यक्षता करेगा, दिशा-निर्देश देगा, आप ऐसे-ऐसे काम करिए। अगर काम नहीं कर रहे हो तो इस्तीफा दे दीजिए, नहीं दे रहे हो तो राष्ट्रपति बर्खास्त करवा देगा। हुँ? और अगर पूरी कैबिनेट कहना नहीं मान रहे हो तो खुद ही त्याग पत्र देगा, पूरी कैबिनेट खत्म हो जाएगी। ठीक है? और ये नीति निर्धारक होते हैं, जिससे जो कानून बन गया है उसको लागू करवाने का काम यही लोग करते हैं। ये क्या था? प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद के रूप में कार्य। मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री का क्या कार्य है, ये हुआ। अब राष्ट्रपति के संबंध में क्या कार्य है? ठीक? राष्ट्रपति के। तो संघ के प्रशासन, संघ का शासन कैसे चल रहा है? कौन-सा कानून बना दिए जा रहे हैं? इसकी सूचना ये राष्ट्रपति को देता है। और अगर नहीं देता है तो राष्ट्रपति सूचना माँगे तो किससे? प्रधानमंत्री से माँगेगा, अन्य मंत्रियों से नहीं माँगेगा। राष्ट्रपति को अगर सूचना माँगना है कि क्या हो रहा है इस समय, तो वो सूचना किससे माँगेगा? प्रधानमंत्री से माँगेगा। ठीक? या अगर कोई ऐसा विषय है जिस पे किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया कि हमको ये करना है, केवल एक मंत्री ने, उसको और सबके सामने नहीं रखा, तब राष्ट्रपति उसे सबके सम्मुख रखवा सकता है। प्रधानमंत्री से कहेगा कि इसको सबके सामने रखिए, चर्चा करिए, तब काम करिए। अगर किसी मंत्री ने किसी विधि या कानून बनाने का निर्णय ले लिया है, तो उसको सबके सम्मुख रखवाने का कार्य करता है राष्ट्रपति। ठीक? मंत्रिपरिषद के सामने आप इसको रखिए, मंत्रिमंडल कहेगा। ठीक? प्रधानमंत्री से कहकर अन्य जितनी नियुक्तियाँ होती हैं, प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति से कह के अन्य नियुक्तियाँ कराता है। जैसे महान्यायवादी, आप जानते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन प्रधानमंत्री जिसको कहेगा उसी को नियुक्त करेगा। समझ रहे हैं? संघ लोक सेवा आयोग है, उसका अध्यक्ष किसी को बनाना है, उसका सदस्य, तो कैबिनेट या प्रधानमंत्री जिसको पे मुहर लगाएगा वही बनेगा। नियुक्ति लेकिन राष्ट्रपति करेगा। समझ रहे हैं? हुँ। प्रधानमंत्री की सलाह पर, कहने पर नहीं, ताकत कम है, मतलब है पूरी, लेकिन संवैधानिक रूप से ये कह सकते हो कि सलाह पे, और तो जो कहते हैं होता वही है। लेकिन सलाह वहाँ शब्द यूज़ किया गया है, प्रधानमंत्री की सलाह पे। ठीक? तो महान्यायवादी की नियुक्ति करवाएगा, सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करवा देगा। लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और जितने सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कराएगा।
संयुक्त लोक सेवा आयोग है उसकी नियुक्ति कराएगा। हाँ, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री जिसको कहेगा उसी की नियुक्ति हो जाएगी। ठीक? ये हो गया कौन-सा? राष्ट्रपति के साथ इसके क्या संबंध है, क्या काम है? तो राष्ट्रपति क्या करेगा? जितनी सूचनाएँ हैं, काम हो रहा है उसकी सूचना माँग लेगा, पहला। दूसरा, किसी मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया है, तो राष्ट्रपति उसे मंत्रिपरिषद के सम्मुख रखवाएगा, प्रधानमंत्री से कह के। ये हो गया। तीसरा क्या है? प्रधानमंत्री विभिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा, महान्यायाधीश, सीएजी, यूपीएससी के अध्यक्ष, सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, इन सबकी नियुक्ति करवाएगा। हुँ? इन सबकी ये नियुक्ति करवाएगा। अब संसद के संबंध में क्या-क्या काम है संसद के? तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा में जो बहुमत दल होता है, उसका नेता होता है। ठीक? अब देखिए तो आपको बताए हैं कि प्रधानमंत्री जो होता है, राष्ट्रपति को बताया है कि जो संसद का सत्र होता है, सत्र मतलब बैठक जो बुलाई जाती है, उसको कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। सत्र आहूत करता है और सत्रावसान करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, वो राष्ट्रपति करता तो है, लेकिन किसके कहने पे? तो फिर प्रधानमंत्री जितना काम वहाँ किए हैं, जो राष्ट्रपति का कार्य है, अब उसमें सबको लगा दीजिए प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति के जितने कार्य पढ़े हैं, उसमें सब में शब्द लगा दीजिए, प्रधानमंत्री की सलाह पे। तो कार्य पूरा किसका है? राष्ट्रपति का। नाम किसका है? राष्ट्रपति का। लेकिन काम कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। समझ में आया? तो हमने बताया था कि सत्र, सत्रावसान और विघटन करता है ना? सत्र आहूत करेगा मतलब बैठक बुलाएगा किसके कहने पे? प्रधानमंत्री के। मानसून सत्र जितने 3 सत्र होते हैं उनकी समाप्ति किसके कहने पड़ेगा? प्रधानमंत्री के। अगर संसद का विघटन करना है, तब भी ये प्रधानमंत्री के कहने पे करेगा कि आप विघटित कर दीजिए, बहुमत नहीं है, विश्वास मत हमको प्राप्त नहीं है। ठीक? ये 3 चीजें करता है। हो गया? अब प्रधानमंत्री जो होता है, सभा पटल जो होता है, संसद का जो सभा पटल उसमें नीतियों की रखता है कि हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये योजनाएँ चला रहे हैं, देश के विकास के लिए ये काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें वो अपनी उपलब्धियों को बताता है और आगे प्लान क्या है, इसको रखता है संसद के पटल पे। कौन काम करता है ये? प्रधानमंत्री कि हमारी प्लानिंग क्या है, कैसे-कैसे देश को जैसे देखिए 2047 तक विकसित बनाना है, 2030 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, किसानों की आय दुगनी करनी है। ये लक्ष्य वहाँ बताए जाते हैं, पटल पे रखता है कि मेरा ये उद्देश्य है और ऐसे-ऐसे पूरा करेंगे। ये काम किसका है? प्रधानमंत्री का है। ठीक? और लोकसभा में जो विपक्षी दल होते हैं, विपक्षी दल के सदस्य जो उसमें कहते रहते हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, तो उनको सुन के उनमें जो अच्छा लगता है या जो इसके अनुसार लगता है कि ठीक है, उनको भी अपनी स कार्य योजना में शामिल करके वो कार्य करता है और देश के विकास में सहयोग करता है। ठीक? अब आपने नीति आयोग सुना है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है? राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, इन सब का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री एक तो केंद्र का मुखिया होता है, भारत की विदेश नीति का प्रमुख होता है। जैसे अभी देखिए ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया। तो विदेश नीति कैसे संचालित कर रहे हैं? टैरिफ को कैसे कम करवाया जाए? कैसे दबाव बनाया जाए अन्य देशों पर? अपने हित में काम किया जाए? ये सब कैसे निर्णय लिए जाएँ? तो ये विदेश नीति का प्रमुख वक्ता होता है कौन? प्रधानमंत्री। मूर्त रूप प्रदान करता है, जिससे देश के विकास में अच्छा अवसर मिला। जैसे ट्रंप सरकार ने क्या किया? बढ़ा दिया टैक्स। अब क्या होगा कि भारत के जो कृषि उत्पाद हैं वो 1.5 गुना बढ़ जाएँगे। तो महँगे हो गए, तो महँगी चीज़ें कौन खरीदेगा? इसका मतलब आपका सामान वहाँ बिकना कम हो जाएगा। तो आपका जो निर्यात है वो कम हो जाएगा और आयात तो पहले से ज़्यादा है। तो आप कहाँ चले जाएँगे? जो अभी अमेरिका के साथ हम लोग अधिशेष में हैं, वो ऋण में चले जाएँगे, नुकसान हो जाएगा। तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाएगा? कहीं और से व्यापार बढ़ाइए, ये सारी चीज़ें ये निर्धारित करता है। ठीक? आपातकाल के दौरान जैसे कोई विशेष स्थिति आ गई, अभी देखिए तो वहाँ उत्तराखंड में विषम परिस्थितियाँ आ गई, नैनीताल में हो गया है। तो इसका निर्धारण कौन करता है? प्रधानमंत्री। उस समय ये प्रमुख होता है। दौरान राजनीतिक स्तर पर ठीक है? राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वे-सर्वा होता है। तो उस समय जब देश में आपदाएँ होती हैं, प्रधानमंत्री सर्वे-सर्वा होता है। इतना समझ में आया? प्रधानमंत्री के इतने कार्य हो गए, कौन-कौन प्रधानमंत्री बना है,
क्या उनकी खासियतें थी, इसको जान लीजिए, तब फिर आगे बताते हैं। प्रधानमंत्री, जैसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहली बार जब इनको नियुक्त किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किया गया, माउंटबेटन ने नियुक्त किया था। दूसरी बार ये चुनाव लड़ के आए, तब फिर राष्ट्रपति ने इनको नियुक्त किया था। तो सबसे लंबे समय तक कार्यकाल अगर किसी का है, तो वो किसका है? जवाहरलाल नेहरू का 17 साल ये प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है? पहले तथा सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे, 1947 से 1964 तक अगर जोड़ेंगे 17 साल हो जाएगा। 1963 में इनके खिलाफ जेबी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जो पारित नहीं हुआ था। ये पूछा जाता है सबसे पहले किस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास आया? कौन लाया था? तो जेबी कृपलानी ने लाया था। कब लाया था? 1963 में। किसके खिलाफ? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे प्रधानमंत्री जो थे कार्यवाहक थे, गुलजारी लाल नंदा थे। फिर तीसरे लाल बहादुर शास्त्री थे। इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी, रूस में। ताशकंद, रूस में। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। फिर उसके बाद गुलजारी लाल नंदा फिर कार्यवाहक बने, जब मृत्यु हो गई इनकी तब। फिर उसके बाद गुलजारी लाल नंदा के बाद 1969 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है, ठीक। 1971 में के चुनाव जब होता है, तो उसमें इनके खिलाफ मुकदमा हो जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट इनके निर्वाचन को अवैध घोषित कर देती है। इनके आपातकाल जो दूसरा वाला लगा है, जो 25 जून को कौन सा दिवस मना रहे हो? संविधान हत्या दिवस जो मना रहे हो, उसी का मुद्दा है ये। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तब क्या हुआ? जब अवैध घोषित कर दिया, तो उन्होंने क्या किया कि त्यागपत्र ना देके, पद न छोड़ के राष्ट्रपति से आपातकाल घोषित करवा दिया 25 जून 1975 को। वही मुद्दा है, वही संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। समझ में आया? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करवा दी 352 के तहत, खुद त्यागपत्र ना देकर, ठीक। फिर उसके बाद मोरारजी देसाई बने, सबसे अधिक आयु के ये पीएम बने। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी 1977 में भारत में। ये पीएम पद से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति बने। इंदिरा गांधी ने दिया नहीं, ये पहले व्यक्ति बन गए। और इन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है, निशान पाकिस्तान, ये मोरारजी देसाई को मिला। एकमात्र प्रधानमंत्री जिसे पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार मिला, वो है निशान पाकिस्तान। जैसे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? भारत रत्न है, वैसे ये पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार पाए हैं, प्राप्त किए हैं, ठीक है। फिर चौधरी चरण सिंह सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे, 5 माह 16 दिन तक रहे, और ये कभी भी सदन में नहीं गए। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि वह कौन सा प्रधानमंत्री था या लोकसभा सदस्य था प्रधानमंत्री था जिसने लोकसभा का कभी सामना ही नहीं किया? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। इसके बाद फिर इंदिरा गांधी बनती है। इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बनते हैं। और ये आज तक जितने लोकसभा चुनाव है, सबसे ज्यादा सीट जीतने वाले व्यक्ति हैं। सबसे ज्यादा 426 सीट जीते थे, सोच लीजिए। 426 सीटें लाने वाले व्यक्ति हैं। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह बने। फिर चंद्रशेखर बने, जो बलिया से सांसद थे, अपने यूपी के बलिया से सांसद थे। ये ना कभी मंत्री बने ना मुख्यमंत्री, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन गए चंद्रशेखर। फिर पीवी नरसिम्हा राव बने। उसके बाद 13वें प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन के लिए बने। अब बहुमत सिद्ध, वही विश्वास मत सिद्ध नहीं कर पाए और इनको हटना पड़ गया, ठीक। फिर एच डी देवगौड़ा बने। उसके बाद आई टी गुजराल बने। फिर ये अटल बिहारी वाजपेयी बने। तीसरी बार 3 बार ये प्रधानमंत्री बने। इन्होंने जय जवान जय किसान उधर पढ़े, जय विज्ञान का नारा उसमें जोड़ दिया। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा। फिर मनमोहन सिंह बने, 2 बार बने ना। कब से? 2 से 12 तक, 12 तक 10 साल, 2 से 4 से 14 तक। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार, 3 बार ये बन रहे हैं ना। 14 से लेकर अभी चल रहे हैं, तो 3 बार प्रधानमंत्री मोदी बने हैं। इसमें से राजीव गांधी और एच डी देवगौड़ा 2 व्यक्ति ऐसे हैं, जब ये प्रधानमंत्री बने किसी सदन के सदस्य थे ही नहीं। राजीव गांधी और एच डी देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने, किसी सदन के सदस्य नहीं थे। और विश्व में अगर देखोगे पहली प्रधानमंत्री का कौन है? श्री एम भंडार नायके थी, जो श्रीलंका की थी। ये इतना प्रधानमंत्री के कर्तव्य होते हैं। अभी प्रधानमंत्री के पढ़े हो भैया, इसके बाद मंत्रिपरिषद पढ़ना है, उसके बाद महान्यायवादी पढ़ना है। मामला कुछ समझ में आया? अब इसी को क्रमबद्ध रूप से नोट कर लीजिए। तो प्रधानमंत्री
इसको कहते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर, या मंत्रियों में प्रधान, या मंत्रियों का मुखिया। तो संसदीय शासन में संवैधानिक प्रधान प्रधान राष्ट्रपति होता है। ठीक, संवैधानिक प्रधान कौन होता है? जिसके नाम पर संघ का शासन चलता है। ठीक, ये राष्ट्रपति। जबकि प्रशासनिक या वास्तविक प्रधान पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। हाँ, जो राष्ट्रपति की शक्तियों का व्यवहारिक प्रयोग करता है। समझ में आ रहा है मामला? ये व्यवहारिक प्रयोग करता है। तो कौन बनता सकता है प्रधानमंत्री? तो आर्टिकल 75 कहता है, 75(1) कहता है, 75(1) क्या कहता है? कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करेगा। किसको करेगा? लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। मतलब इसका समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं पूर्ण बहुमत हो, जो पार्टी बड़ी होगी उसी को न्योता दिया जाएगा कि आके आप सरकार बनाइए। अब चाहे वो गठबंधन करे, कैसे करे, उसको अपना विश्वास मत साबित करना है। अगर वो साबित कर ले गया तो प्रधानमंत्री बना रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। मामला समझ में आया? ये हो गया 75(1). ये तो हो गया बहुमत का। अगर बहुमत नहीं है तब तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करेगा। ठीक, तो लोकसभा में बहुमत ना होने पर सबसे राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। तथा सबसे बड़े दल के व्यक्ति को पीएम नियुक्त करता है। तथा 1 माह के भीतर विश्वास साबित करने को कहता है, या विश्वास मत हासिल करना होता है। मामला समझ में आया? कौन बन सकता है प्रधानमंत्री?
1997 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया में यस्सी ने आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति पीएम बन सकता है ना, लेकिन शर्त क्या है? हाँ, किंतु 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता, आ गया ना, संसद की सदस्यता प्राप्त करनी भी। समझा? ये सब टेक्निकल मुद्दे हैं। संसद की सदस्यता, हाँ। अब 3 व्यक्ति हैं जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने, तो राज्यसभा से पीएम बनने वाले व्यक्ति: इंदिरा गांधी, पहला एच.डी. देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा, मनमोहन सिंह। ना, 3 व्यक्ति हो गए, और 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। कौन कौन थे? राजीव गांधी और बताइए बताइए। मोरारजी देसाई हैं। चलिए अभी बताते हैं। कितना हो गया? गर्मी लग रही? ठीक है। तो पीएम की शपथ: प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। हाँ, सही तो ये है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति दिलाता है, इनको इनकी सलाह पे दिलाता है। हाँ? ये हो गया पदावधि। प्रधानमंत्री की पदावधि कितने दिन तक रहेंगे? सामान्यतः 5 वर्ष। ठीक। अब और कैसे? मृत्यु हो जाने पर, त्याग पत्र देने पर, ये सब कारण है। पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त होगी। यहाँ पीएम के वेतन भत्ते तो सांसद के रूप में, वेतन भत्ते प्राप्त करता है ना, सांसद के रूप में वेतन भत्ते प्राप्त करता है। ये था 75 में था ना। आर्टिकल 75(2) कहता है कि
मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। पचहत्तर तीन कह 72 3 नहीं 75 है, 72 नहीं है, 75 है। 75 3 कहता है मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। 75 3 हो गया ना। 75 4 कहता है मंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? मंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। 75 5 कहता है कोई मंत्री जो संसद सदस्य नहीं है उसे 6 माह के भीतर संसद सदस्यता प्राप्त कर लेनी होगी। संसद सदस्य प्राप्त कर लेनी। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं, वो संविधान नहीं लिखा, हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। मान लीजिए प्राप्त नहीं किया 6 माह बाद भी, तब क्या होगा? तब वह मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए 6 माह बाद वो प्राप्त नहीं किया, ये प्रश्न है, अभी बता देंगे आपको, लेकिन पूछिएगा। किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया गया, 6 माह तक वो मंत्री रहा, उसने सदस्यता नहीं प्राप्त की, अब क्या होगा? वो हट जाएगा। लेकिन क्या राष्ट्रपति उसे फिर मंत्री बना दे, 6 महीने के लिए फिर बना रहे? ऐसा हो सकता है? हा? भाई उसमें यही लिखा गया 6 महीने बाद नहीं रहेगा, तो दोबारा नियुक्त कर दे, फिर 6 महीने तक रहे। ये होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, दोबारा नियुक्ति नहीं होगी। ठीक। अब पीएम की शक्तियां और कार्य पे आ जाते हैं। तो वही फिर पूरा कैबिनेट वाला सिस्टम है, मंत्रियों को शपथ नियुक्ति कराना। तो संविधान में पीएम की शक्ति का वर्णन नहीं है। तो क्या करता है वह? राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति की शक्तियों का व्यवहारिक उपयोग करता है। हो गया। तो वो करता क्या है? राष्ट्रपति मंत्रियों को समझाने का काम करता है। हाँ, ऊपर मिला
है ना? चलिए आगे। तो मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में ब्रैकेट में, या इसी को दूसरी भाषा में नीति निर्माता के संदर्भ में। ठीक, अब क्या क्या करता है बता चुके हैं। तो सभी मंत्रियों को की नियुक्ति करवाता है राष्ट्रपति से। पहला, पीएम भी मंत्री होता है, ये भी एक मंत्री है, ठीक है, लेकिन मंत्रियों में प्रधान है। मंत्रियों में प्रधान होता है। अब अगला काम क्या करेगा, राष्ट्रपति से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करवाएगा। ठीक, और मंत्री, जितने मंत्री हैं सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा ना। तो मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित करता है। मंत्रालय आवंटित कर दिया, विभाग दे दिया उनको। ठीक, उनके कार्यों की प्रगति देखेगा, ना, प्रगति देखेगा, प्रगति अच्छी है कि नहीं, बैठक बुलाएगा, बैठक बुलाएगा, फिर दिशा निर्देश देगा, ये तो है। मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। और दिशा निर्देश देता है। और अगर कोई दिशा निर्देश न माने तो त्याग पत्र, पहले त्याग पत्र मांगेगा, और नहीं करेंगे तो किसी मंत्री से त्याग पत्र मांग सकता है। या राष्ट्रपति से बर्खास्त करवा सकता है। ये काम कर सकता है। और अगर अब भी नहीं मान रहे हैं तो खुद त्याग पत्र देके पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करवा सकता है ना। पीएम स्वयं त्याग पत्र देकर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त या समाप्त करवा सकता है, खत्म हो जाएगी ना। करवा सकता है, ये सब काम करता है, इतने काम है इसके भैया। नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये काम हो गए भैया प्रधानमंत्री का, किसके प्रति, मंत्रिपरिषद के प्रति। अब राष्ट्रपति के प्रति कार्य करेगा।
हाँ, गर्मी ज्यादा है भाई आज। अब राष्ट्रपति के संबंध में क्या कार्य है? राष्ट्रपति के संबंध जितने कार्य हो रहे हैं उनकी सबकी सूचना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को दो, और अगर नहीं दे रहे हैं तो राष्ट्रपति मांगेगा, या तो सूचना दें, नहीं तो प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति मांग लेगा। पहला, संघ के शासन व विधि। शासन व विधि क्या हुआ? शासन व विधान संबंधी सूचना राष्ट्रपति को दे ना, यही तो करेगा। और अगर नहीं, कब दे? अपने मन से। जिसकी राष्ट्रपति मांग करे। अगर राष्ट्रपति मांग रहा है भाई सूचना दीजिए। दूसरा काम, ऐसा कोई विषय जिस पर मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है, मतलब कोई मंत्री है अकेले निर्णय ले लिया कि ये काम होगा, ये करना है, तब राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको मंत्रिपरिषद के सम्मुख रखवाएगा। ठीक ठीक है, ये विनिश्चय कर लिया हो, मंत्री परिषद ने नहीं, इसका मतलब ये हो कि एक अकेले मंत्री ने निर्णय लिया, पूरी मंत्रिपरिषद ने निर्णय नहीं लिया, तब राष्ट्रपति क्या करेगा? को मंत्रिपरिषद सामने रखेगा। तब राष्ट्रपति के अपेक्षानुसार पीएम उस विषय को मंत्रिपरिषद के सम्मुख रखवाएगा। ये होगा। कार्य क्या है देखते रहिए। पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। कौन कौन है? पहला है महान्यायवादी, दूसरा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तीसरा है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, ठीक, वित्त आयोग के अध्यक्ष और 10 सदस्य। इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के। ठीक, तो ये राष्ट्रपति के संबंध में इतने काम थे। अब संसद के संबंध में
आप जानते हैं प्रधानमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री लोकसभा का नहीं, लोकसभा का मुखिया होता है, वही ना? नेता होता है, लोकसभा का नेता होता है, जो बड़ा दल है उसी का है, नेता होता है। बहुमत दल का जो नेता होता है वही होता है। कितना हो गया? दूसरा काम, राष्ट्रपति को सत्र आहूत सत्रावसान सत्राहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा का विघटन करने की सलाह देता है। ठीक, ये काम करता है। प्रधानमंत्री अगर कह देगा तो सत्राहूत होगा। सत्रावसान मतलब ये सत्र खत्म हो रहा है, यही खत्म कर दीजिए। और लोकसभा का प्रधानमंत्री कहेगा कि लोकसभा विघटित कर दीजिए, कर देगा। फिर कोई दूसरा बने, वो अपना साबित करे, ये सारी चीजें होते हैं।